नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सब पढ़ो सब बड़ो में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर 2 में हैं, जहां हम जानेंगे व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। दोस्तों, ये जो एनसीईआरटी का तारतम्य है वो लगातार इसलिए आप सभी के सामने प्रस्तुत हो रहा है क्योंकि उन छोटे छोटे नॉलेजों से हमारे एक बड़े बेहतर नींव की शुरुआत की जा रही है। चूँकि ये जो डीप नॉलेज जो कि बेसिक नॉलेज है, जिसकी आवश्यकता हमारे किसी भी बड़े एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, उन सभी जगह पर ये ज़रूरी है जहाँ पर आप प्रिपेयर होते हैं किसी बड़े एग्ज़ाम को देने के लिए। दोस्तों, ये एनसीईआरटी का तारतम्य जो है वो कक्षा 8 के पाठ्यक्रम से आप सभी के सामने अभी प्रस्तुत हो रहा है, जिसमें अध्याय 2 में आज आप जानेंगे व्यापार से साम्राज्य तक है। यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। शुरू करता हूं मैं इसी चैप्टर से। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। सन 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे और उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगीं, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षेत्रों पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। जो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है वहाँ पर यही है कि अंग्रेज व्यापार के मकसद से भारत आए थे या यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए आए थे। ये दोनों बातें कहीं ना कहीं एक बड़े से टॉक डिस्कस का एक क्या होती हैं, मुद्दा होती हैं। क्या डिस्कशन है इसमें? बेसिकली अगर आप आपस में अपने फ्रेंड सर्कल में चर्चा करें तो दो बातें यहाँ से निकल कर आती हैं कि एक तो ये कि अंग्रेजों का यहाँ पर आने का मुख्य कारण क्या था, व्यापारिक कंपनियां स्थापित करना या साम्राज्य स्थापित करना, या फिर यहां से सिर्फ अपने व्यापार को करके चले जाना। अब इन दोनों बातों में किस तरीके से इन बातों की क्लियरिटी होती है वो हमें इस चैप्टर में आगे की तरफ जानने को मिलेगी। मैं एक बार फिर शुरू से करता हूं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हो कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाके पर कब्जे में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। तो अब आज पूरी जानकारी आप इस बात से लें कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में साम्राज्य स्थापित किया, जबकि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि वो भारत में कोई भी बड़ी कंपनी बनाकर यहाँ पे साम्राज्य बनाने की कोशिश करें। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किस मकसद से आए थे? यहाँ पर वो अपने व्यापार के मकसद से आए थे कि वो अपने व्यापार को यहाँ से करेंगे और कुछ नहीं। चलिए आगे जानते हैं। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब में व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। और इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होल्ड नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्य कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तो भी सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। वे गोवा में अपने ठिकाना बना चुके थे। अब यहाँ पे जरा समझना, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, ये भारत का हिस्सा है। यहाँ पे शाही दस्तावेज, जब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपनी महारानी से चार्टर एक्ट मतलब वो जो इजाजतनामा है वो हासिल कर लिया। अब उनकी तरफ से ये था कि भाई इस भारत के इस पूर्वी इलाके में
है ना। पूर्वी इलाके में अब क्या होगा भाई, इस जगह पर कोई भी दूसरी कंपनी जो है वो इंग्लैंड से यहाँ पर आके सत्ता स्थापित नहीं कर सकती, बाजार नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जिसका ईस्ट इंडिया कंपनी को इस चीज का वो मिल गया था इजाजतनामा। लेकिन वो और दूसरी कंपनियों को नहीं रोक सकते थे कि भैया ये सिर्फ इंग्लैंड की कहानी है, अब यूरोप से कोई बंदा आना चाहता है तो उसको कोई रोक लेगा क्या? नहीं रोक सकता। तो अब सुनो, दस्तावेज पूरे यूरोपीय ताकतों को पूरब में बाजार में आने से नहीं रोक सकता था, ठीक है। जब तक इंग्लैंड के जहाज, है ना, जब तक ये इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए, यहां से अफ्रीका, अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए, ये रहा पूरब, है ना, ये पश्चिम, तो ये अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए, फिर से समझाता हूं, है ना, ये भारत है, ये अफ्रीका है। तो जब तक इंग्लैंड, ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए, है ना, इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते हुए यहाँ जब पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर, कहा गया भारत का पश्चिमी, ये जो भारत का ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी और ये पश्चिमी, ये भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा ली। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे, मतलब भारत के इस हिस्से में पुर्तगाली क्या है, आकर अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल की के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने सन 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने में इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर के व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे और कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आने लगे थे। तो यहाँ पे 4 लोगों के मैंने नाम लिए, पहला अंग्रेज, दूसरा पुर्तगाली, तीसरा डच और चौथा फ्रांसीसी। तो मैं इन सभी की जानकारी भी आपको दूंगा लगातार, किस तरीके से कैसे कौन आया। तो ये चारों व्यक्तियों का क्या हुआ, आना शुरू हुआ। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। क्या समस्या आई? अब ये सभी लोग अपना व्यापार करने भाई भारत आ तो गए, पर यहाँ पर व्यापार करने के लिए सबकी अगर अलग अलग इच्छाएं होती कि भैया अब एक ए सामान बेचता, एक बी सामान खरीदता, एक सी सामान, एक डी सामान, तो ठीक है भैया, ABCD खरीदना बेचना हो रहा होता। या दिक्कत तो यहाँ थी कि सबको ईद का चांद चाहिए, है ना, मतलब सबको एक ही सामान खरीदना बेचना था। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजों को क्या है, इस भारत से खरीदना खरीदना चाहती थी। और यूरोप के बाजारों में भारत के बने अति बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी, और इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी का भी जबरदस्त मांग रहती थी। तो शुरुआत किस चीज से लोगों को आकर्षण मिला? एक तो यहाँ के मसाले और दूसरा यहाँ के सूती कपड़े जो बारीक बुने हुए होते थे रेशम के। तो ये दो चीजों से भारत में क्या हुआ, व्यापार के लिए लोग यहाँ पर खिंचाव हुआ। मतलब कि दो चीजों का खिंचाव क्या था, एक तो मसाले, जो बेसिकली सबसे मेन इंटेंशन था वो बाजार में मसालों का था। मसालों का कारण क्या है कि ठंडे प्रदेशों में, समझना, ठंडे प्रदेशों में जब किसी भी चीज को प्रिजर्व करके रखना होता है, भाई ठंडे क्या, वैसे भी आप भी अपन भी जानते हैं, अगर हमें कोई भी चीज प्रिजर्वेटिव बना के रखनी होती है तब हम क्या करते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। अब वो अगर हमारे मसाले के बारे में अगर आपको जानकारी हो, तो जो काली मिर्च होती है, उस काली मिर्च को यदि आप उसका पाउडर बनाकर किसी भी आइटम पर आप उसको डालकर प्रिजर्व करके रखेंगे, तो वो सामान अधिक समय तक क्या होगा, सेफ रहेगा, बजाय आप उसे नॉर्मली रखें। तो दिक्कत ये थी कि जो ठंडे प्रदेश हैं, उन ठंडे प्रदेशों में खाए जाने वाले मांस को लंबे समय तक कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो भाई उसके लिए जरूरी था कि उस सामान पर क्या है, अगर ये काली मिर्च के पाउडर या दालचीनी, मतलब सॉरी, काली मिर्च ज़्यादा यूज होती, काली मिर्च के पाउडर को बनाकर उसको डालकर रखा जाए और उसे प्रिजर्व किया जाए, तो वो काफ़ी समय तक अच्छा भी रहता था और ख़राब भी नहीं होता था। तो ये चीज़ें पूरे ठंडे प्रदेशों की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर यूरोप के साइड से जो यहाँ के मसाले हैं उनका ज़्यादा ज़बरदस्त डिमांड सामने आई, और यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बड़ी स्पर्धा में भारतीय बाजारों से इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगीं और उसमें मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को खत्म कर दें।
है ना। मतलब जो चारों पांचों लोग अपने अपनी जगह से आके यहाँ व्यापार कर रहे हैं, या तो कोई सिंगल आदमी आए तो ही वो कमा सकता है। अब सब मिलकर कमाएंगे तो सबका क्या हो जाएगा, मुनाफा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या लोगों के बीच में क्या हो जाएगा, कम ज्यादा की होड़ मच जाएगी। अब जो मुनाफा था वो क्या है, कीमत बढ़ने से वो कम होता जा रहा था। तो इसके लिए आवश्यकता थी कि इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का एक ही रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को खत्म कर दें, और लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता तो कोई भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाजों को डुबो देती और रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों की किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलाबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे और इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखते हैं कि यह कैसे हुआ, है ना। कंपनियों को व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए क्या होता जा रहा था, मुश्किल होता जा रहा था। अब सुने, मैंने कुछ पॉइंट बताए, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहली बात तो क्या था कि अंग्रेज से यहाँ पे किस कारण से आए थे, एक बात मैंने अभी जो कही। दूसरी चीज, कितने लोग कौन कौन आए थे, जितने लोग आए यहाँ पे व्यापार करने वो कौन कौन से थे। तीसरी बात, कारण क्यों आए। और चौथी बात कि यहाँ पर आने के बाद उनमें प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए वो क्या करते थे। पांचवी बात कि जब एक दूसरे से कंपनी का ये इस प्रकार का ये जो किलेबंदी करके सुरक्षित रखने की जो स्थिति बनी, अपनी बस्तियों को किलेबंदी करके व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी ये क्या हो गए, टकराने लगे। और इस प्रकार व्यापार और राजनीति एक दूसरे से अलग रख पाना, मतलब व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रख पाना क्या हो गया, काफी कठिन होने लगा, मुश्किल होने लगा। तो ये क्या कारण थे कि व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना मुश्किल हो रहा था। क्वेश्चन ये बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन होने के पश्चात ऐसे क्या कारण थे कि उनके व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रख पाना मुश्किल होता जा रहा था, सविस्तार समझाइए। तो यदि आप इस बात को क्वेश्चन फॉर्म में देखें तो जो अभी अपन ने पढ़ा उसके 6 पॉइंट निकलते हैं। उन 6 पॉइंटों को यदि आप प्रॉपर तरीके से लिखते हैं तो यह उस समस्या का एक आंसर होगा। तो अब इन चीजों से आगे बढ़ते हैं। अब क्या कारण था, अपन आखिरी पॉइंट को फिर से शुरू करते हैं कि स्थानीय शासकों से टकराव होने लगे और उसके बाद व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रख पाना कंपनी के लिए मुश्किल हो रहा था। अब इसी क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली ईस्ट इंडिया फैक्ट्री सन 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। पहली कंपनी कब से शुरू हुई, पहली ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई और कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। और इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था इन व्यापारियों को उस जमाने में, फैक्टर कहा जाता था। और इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था। इन फैक्ट्री में क्या होता था, वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था और यहीं पर उसके दफ्तर थे जिससे कंपनियों के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया और सन 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। क्या करा, 2 साल बाद जब कंपनी ने सन 1696 में कंपनी ने अपनी आबादी, देखो क्या हुआ, सबसे पहले तो एक कंपनी बनाई गई, है ना। ये कंपनी जो है क्या हुई, इस कंपनी को सन 1651 में हुगली नदी के पास स्थापित कर दिया। अब इस कंपनी को चलाने के लिए व्यापार होना शुरू हो गया। व्यापारियों को उस जमाने में क्या बोलते थे, जो आदमी यहाँ से व्यापार करता था वो क्या कहलाता था, फैक्टर कहलाता था। अब फैक्टर जो कहा जाता था, इस फैक्ट्री में क्या होते थे, अंदर वेयर हाउस हुआ करते थे, है ना। यहाँ पे अपने क्या सामान भी रखा जाता था इस वेयर हाउस में। अब वेयर हाउस में कौन सा सामान होता था, जो सामान यहाँ बनता था निर्यात होने के लिए रखा जाता था या आयात होने के लिए रखा जाता था। तो निर्यात के लिए जो सामान यहाँ से बनता था वो रखा जाता था, वो
उसके बाद जो इसको सामान को चलाने रखने वाले दफ्तर के अधिकारी कर्मचारी भी वहां पर रहते थे। और जैसे जैसे व्यापार फैला, मतलब अब जब व्यापार पूरी तरीके से फैल गया, तब क्या हुआ, इस कंपनी के चारों ओर, है ना, इस कंपनी के चारों ओर क्या हो गए, लोग आकर बसने लगे। क्यों भाई, ये कौन थे, ये वो लोग थे जो कंपनी से व्यापार करते थे। और इन लोगों ने कंपनी के साथ क्या किया, व्यापार करना शुरू किया। जब ये लोग व्यापार करना शुरू करे, तब फिर क्या हुआ, इन लोगों को भैया प्रोत्साहित किया गया, प्रेरित किया गया कि कहाँ यहाँ आप अटक रहे हो महाराज, यहीं पे रहो, है ना। इसी जगह पे रहने के लिए इनको प्रोत्साहित किया गया। और बाद में इस कंपनी ने अपने चारों ओर क्या कर लिया, किलेबंदी करनी शुरू करी। क्यों करी, क्योंकि इस किलेबंदी के अंदर कंपनी के सारे कर्मचारी, अधिकारी और वो व्यक्ति जो व्यापार में साथ थे, उन सभी लोगों को यहाँ पर रहने के लिए मौका दिया, मतलब रहने के लिए इनको रखा गया। और यह कब हुआ, सन 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों ओर एक किला बना लिया। कैसे बनाया, ये 2 साल बाद उसने कंपनी के जो मुगल अफसर थे उनको रिश्वत देकर उनसे आसपास के 3 गांव खरीद लिए। तो ये जो जगह थी वो 3 गांव खरीद कर मिले थे। और ये जो 3 गांव थे वो किनसे लिए थे, मुगल अफसरों को रिश्वत देकर इनको अंग्रेजों ने खरीद लिए थे। और इनमें से एक गांव कालीकट था, कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूदा अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। औरंगजेब के फरमान से क्या हुआ था, केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। भैया मतलब कि जो कंपनी थी उसको, उसके वहां के राजा को भी क्या कर दिया, उनने चिकनी चुपड़ी बातें लगाकर, फैला फुसलाकर वहां के मौजूदा हालातों के हिसाब से उस राजा से फरमान जारी करवा लिया कि भैया हमको टैक्स ना देना पड़े, शुल्क ना चुकाना पड़े, ऐसा कोई फरमान जारी कर दो। और कंपनी ने जब ये कर लिया तो कंपनी को ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूदा अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लग गई। और उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। और कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें यह छूट नहीं मिली। मतलब जो कंपनी के व्यापारी, अधिकारी, अफसर थे, वो क्या कर रहे थे, इस हालात में स्वयं का निजी व्यापार भी चला रहे थे। और इसी चीज को देखते हुए कंपनी ने क्या देखा कि भैया यहाँ पे तो बिल्कुल क्या है, सभी के सब लग गए व्यापार करने। उनने अपने आप का शुल्क मुक्त कराया। और फिर जो निजी व्यापारी थे, उन लोगों, अधिकारी कर्मचारी थे, उन लोगों के व्यापार में इस चीज की छूट नहीं मिली, लेकिन उन्हें भी शुल्क चुकाने ने। लेकिन अब क्या हुआ, जब भैया कंपनी के लोगों को मना कर दिया तो उनके जो अधिकारी थे वो कौन थे, वो भी तो उसी कंपनी का हिस्सा थे। उन लोगों ने भी क्या किया, शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। अब इससे क्या हुआ, बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। अब जब चारों तरफ से 3 गांव भी तुमने धल लिए, उसके बाद जो कंपनी चला रहे हो वो भी तुमने धल ली, जो कर चुकाना चाहिए वो भी नहीं चुका रहे, फिर जो दूसरे लोग थे वो भी टैक्स नहीं दे रहे, तो चलेगा कैसे पूरा का पूरा राज्य। अब जब राज्य चलाने के लिए राजस्व की आवश्यकता होती है, अब जब राजस्व की वसूली बहुत कम हो गई, तो ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों ना करते हैं। बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खां उस समय, तो वो क्या करते, इस चीज का विरोध करते। तो ऐसी स्थिति में वो विरोध क्यों ना करते, है ना। आगे बढ़ते हैं, व्यापार से युद्धों तक। जब यहाँ पर क्या हुआ, ये व्यापार मतलब विरोध होना शुरू हुआ, मुर्शिद कुली खां के द्वारा विरोध हुआ कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, राजस्व की वसूली ठीक से नहीं हो रही है। जब व्यापार राजस्व ठीक से नहीं आएगा तो थोड़े ही समय में क्या हो जाएगा, जो राज्य है, मुगल साम्राज्य में जो राज्य है वो क्या हो जाएगा, समय के साथ धीरे धीरे खाली हो जाएगा और फिर ये तो हालत ही बिगड़ जाएंगे। अब इस स्थिति में व्यापार से युद्धों तक का जो सफर शुरू हुआ वो सुनिए। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया। कारण वही था कि राजस्व देना से मना कर दिया था इन लोगों ने। तो 18वीं सदी की शुरुआत तक कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे और उस समय दूसरे क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। क्या थे,
औरंगजेब की मृत्यु हो गई, जिनने भैया फ्री में फरमान जारी कर दिया था, और उसके चले जाने के बाद बंगाल के नवाब जो थे उन लोगों ने क्या किया, दोबारा से कोशिश करी कि कहीं ना कहीं से ये फरमान खत्म हो और ये जो लोग हैं कंपनी के, ये कंपनी और कंपनी के लोग जो अपने व्यापार कर रहे हैं उन सभी से राजस्व मिलने लगे। पर वो चीज इस चीज के क्या हो गए, एक बार उनको ये चीज की पावर मिल गई और बाद में वो इस चीज के खिलाफ हो गए, और ये चीज के कारण बंगाल के नवाबों ने अपनी ताकत दिखाना शुरू करी। और उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी, जिसमें क्या है, उनने क्या किया, कोशिश करने लगे कि भैया अपोज करें। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। बंगाल के नवाब कौन कौन है, पहले मुर्शिद कुली खान बने जिनने विरोध किया, उसके बाद अली वर्दी खान बने, उनने भी विरोध किया, और उसके बाद सिराजुद्दौला बने, उनने भी विरोध किया। तो ये तीन जो है वो समय के साथ धीरे धीरे आए, पहले मुर्शिद कुली खान आए, फिर अली वर्दी खान आए, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, और ये सभी शक्तिशाली शासक थे, और उन्होंने कंपनी को रियायत देने से साफ साफ मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, मतलब व्यापार का अधिकार देने के बदले क्या किया, हम तुमको व्यापार करने देंगे लेकिन हमें क्या चाहिए, नजराने मांगे, और उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया। क्या किया, नजराने मांगे और उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया, और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार के राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, और उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और बंगाल व उसके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से, सुनना बिना, कंपनी देख तो वहां पे राजस्व नहीं चुका रहे है ना, बैठ गए आराम से जगह पे कि हम कुछ नहीं करेंगे और ना करने देंगे, ना मतलब ना नजराना देंगे ना हम राजस्व देंगे, और राजस्व मांग रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। अब सुनना, कंपनी का क्या कहना था राजस्व देने, मतलब जब इनको इन चीजों के द्वारा सारी चीजें शुरू हुई तो उनका कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति पलासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। अब यहाँ पलासी का युद्ध पढ़ाने से पहले जरा हम आपको ऊपर की कुछ चीजें सुनाते हैं जो आपके काम आएंगी। देखो, यहाँ पर जो हमने दिखाया, ये कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उसके बेटों की गिरफ्तारी। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों को महत्व बना हुआ था। जब 1857 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया, और जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। ठीक है, ये रहा 18वीं सदी में भारत तक आने का रास्ता। तो ये देखो यहाँ से क्या होता है, थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पे, ये भैया अंग्रेज हैं, इंग्लैंड से यहाँ तक आते थे, इधर से घूमते हुए फिर ये भारत के इस हिस्से पे पहुंचते थे। यहाँ पुर्तगाली आगे पहले ही बैठे थे, ये यहाँ से पहुंचे इधर की तरफ, है ना, बंगाल पे इनने पहला शासन किया, यहाँ पे पश्चिम बंगाल पहुंचे, पश्चिम बंगाल से इनने 3 क्षेत्र खरीदे जिसमें कलकत्ता शामिल था, और यहाँ से फिर इनने अपना दुर्ग और अपनी जगह बनाना शुरू करी, और धीरे धीरे ये पूरे क्या हुए, इस हिस्से में छा गए, है ना। ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये कौन से इलाके में थे, ये अपनी जगह से पूर्वी साइड, है ना। तो ये यहाँ के क्षेत्र में कहे जाते थे। वाणिज्य की का मतलब होता है एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाना कहलाता है। इसके बाद आगे जानते हैं फरमान एक शाही आदेश कहलाता है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं, मद्रास के जहाजों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं, विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया ये चित्र है। इसके बाद आप देखते हैं कठपुतली एक ऐसा खिलौना होता है जो आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारे पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कह दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि पलासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पलासी था जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया था।
इस जगह को पलासी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, पलाश के फूल पाए जाते थे और पलाश के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है जिसका होली पर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए तो अब इस बढ़िया सी बात से प्लासी का युद्ध शुरू करते हैं। प्लासी का युद्ध सन 1756, इससे पहले मैं आपको बता दूं सन 1756 में आने से पहले हमने कहा से सन 1756 के आने के पूर्व मैंने आपको दो तीन चीजें डेटे बताई थी, उनको एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं। देखो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, सन 1651 में आई थी। उसके बाद सन 1696 में उनने अपनी कंपनी के आबादी को चारों तरफ बढ़ाने के लिए क्या कर दिया था, किले बनाने लगे थे। किले बनाने के बाद फिर उनने सन 1600 से 1651 फिर 1696, फिर उसके बाद 1696 से आगे बढ़े तो कंपनी में क्या हुआ, चिट्ठियों का दौर शुरू हुआ। तीन जो वो थे, क्या नाम थे, नवाब थे, वो बदले। कौन कौन से, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला। और फिर कंपनी की स्थिति में क्या हुआ, बढ़ता हुआ एक क्षेत्र नजर आया। उसमें यहाँ पर अपन जानेंगे प्लासी के युद्ध को। तो यहाँ पर सन 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कौन बने, मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान आए। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सन 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए और कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने, अरे रुक भैया यहाँ झगड़ा होने वाला है, तुम यहाँ भाग रहे हो। हाँ, जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। किसने बोल दिया भैया, यहाँ पे सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 सिपाहियों के साथ इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया और नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। देखो क्या हुआ, नवाब ने यहाँ पे 30,000 सिपाहियों के साथ कंपनी के ऊपर धावा बोल दिया और यहाँ पर हमला बोलने के बाद नवाब ने उनकी फौजों के कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिया, अंग्रेजी जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कोलकाता स्थित किले पर कब्जा के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की भी मदद मिल रही थी। और इसके बाद है ना, इसके बाद क्या हुआ सुनो, इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार सन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। किसने, सन 1757 में, सन 1756 से 1757 तक कहानी चली और वहां पे नवाब जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनकी सेना जो है वो आगे की तरफ बढ़ी। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ, है ना, किसने, सन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व कर दिया और नेतृत्व किया। इसके बाद नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण जो था उसके सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थीं। मतलब यहाँ पे क्या है कि अपना ही आदमी, मतलब कहते हैं ना आस्तीन का सांप। तो जो यहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला थे वो बिल्कुल सही साठ तरीके से मजबूत थे और अपनी सेना से उनने पहले भी अंग्रेजों को हरा चुके थे, परंतु उनका जो सेनापति था मीर जाफर वो वहाँ पे बेकार आदमी निकला। उसने कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर अपने नवाब हैं उनके साथ गद्दारी करी। अब सुनो, मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया।
रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। तो इनने को साहब को नवाब बनना था। जब ज्यादा नवाबी बनते हैं ना, उनके साथ यही होता है कि बाद में उनकी भी लगती है। तो इनने क्या किया, जिनको नवाब बनना था, तो मीर जाफर अपने नवाब बनने के चक्कर में इनने अपने सिराजुद्दौला को क्या करवा दिया, अपने मेन नवाब को निपटवा दिया। कैसे? उनके साथ धोखाधड़ी करके, मतलब जो उनके पास सेना की टुकड़ियां थी उसने उसमें युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, और साथ में कि रॉबर्ट क्लाइव को क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया। मतलब अपने ही जो नवाब थे उनकी सारी बातें उन तक पहुंचा दी, और किस तरीके से लड़ाई का उनका जो तरीका था वो उनको बता दिया, और इससे उनको क्या है, युद्ध में मदद मिल गई और इससे वो हार गए। आगे की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूं, आगे बढ़ते हैं फिर उसको देखेंगे। प्लासी की जंग देख लो, ऊपर का हिस्सा जरूरी है, यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद ये हिस्सा है, ये महान्यायालय कक्ष ईस्ट इंडिया हाउस लेडन हॉल स्ट्रीट है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की लंदन स्थित लेडन हाउस स्ट्रीट बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठक होती थी। ये ऐसी ही एक सभा का दृश्य है। बढ़िया, कितना सुंदर है। अब यहाँ पर देखिएगा, स्रोतवन संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। सुनना, इंग्लैंड के लोगों का ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या नजरिया था, है ना। मतलब एक सीधी सी बात है, ये यहाँ आके मजबूत हुए हमारी गलतियों से, परंतु इनकी जो एक्चुअल कंडीशन थी, या कहा जाए कि इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्चुअल औकात थी, वो यहाँ पर इस सोर्स में संपन्नता का आश्वासन के हिसाब में आपको सुनिए। स्रोत में लिखा हुआ है कि इंग्लैंड के लोग, जहां की ये कंपनी है, वहां के लोग शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेशी मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी सन 1759 7 जनवरी सन 1759 मैंने 1759 को कलकत्ता में यह चिट्ठी भेजी। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अपने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को ये 7 जनवरी सन 1759 को कलकत्ता से एक चिट्ठी भेजी। किसको भेजी? प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी सन 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी, जिसमें उसने लिखा था, लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूं कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, और अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूं कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांत का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कंपनी भी चाहती थी कि झगड़े ना हो, पर जब इनको बताया गया कि यहाँ के मतलब इनके द्वारा जानकारी भेजी कि भैया हमने 3 गांव खरीद लिए हैं, निकाल लिए हैं, उसके बाद कंपनी का जो आधिपत्य है वो किस तरीके से फैला हुआ है, तो वो सारी बातें उसमें लिखी हुई थी। इसके बाद नवाब की शिकायतें, नवाब की शिकायतों से पहले आपको ये पूरी चीजें कंप्लीट करते हैं। तो हमने कहां पर कंप्लीट किया था, इसको सुन लीजिए। यहां पर सन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को क्या कर दिया, नवाब बनने का एक जुमला पेश कर दिया कि तुम एक काम करो, सिराजुद्दौला के साथ खिलाफत में मतलब के खिलाफ न लड़के हमारे साथ आ जाओ, हम सिराजुद्दौला के खिलाफ मिलकर युद्ध करेंगे, जब वो हार जाएगा तो तुमको उस जगह का नवाब बना देंगे। ऐसा कहकर प्लासी के युद्ध की जंग लड़ी गई, और प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। इससे पहले जो कंपनी ने कभी ऐसी कोई जीत नहीं जीती थी, पर यह प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि यह कंपनी की सबसे पहली बड़ी जीत थी, है ना। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन गए साहब नवाब, है ना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। क्या था? कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी।
उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। देखो अभी भी इस पूरे झंझट को निपटाने के लिए कहीं से कंपनी की कोई इच्छा नहीं थी कि वो यहाँ पर कोई राज्य वाज्य करे, है ना। अभी भी उसका यही उद्देश्य था कि जो जीत गए, जो हार गए छोड़ो, जाने दो, अपना काम है, मूल उद्देश्य व्यापार करना, अपने व्यापार को फैलाना। अगर यह काम वहां के स्थानीय लोग बिना किसी प्रॉब्लम के करते चले, लड़ाई में बिना लड़ाई लड़े ही सारी चीजें हो जा रही हो, तो राज्य को सीधे के सीधे क्या है, अब कब्जे में लेने की कोई जरूरत नहीं है। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब को भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चलाते थे, मतलब कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पे नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती। मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। ये जाफर साहब ने पहले तो अपने साहब को हटवा दिया और बाद में जब खुद विरोध करने लगे तो उनको हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। जब मीर कासिम से परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में सन 1764 में उसको भी हरा दिया और उसे बंगाल से बाहर कर दिया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। नवाब को क्या करने थे, नवाब साहब नवाब तो बन गए, मीर कासिम को हराने के बाद मीर जाफर दोबारा से नवाब तो बन गए, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, 5 लाख रुपया जो है कंपनी को चुकाना पड़ेगा। कंपनी अपने सैनिक खर्चों के खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाकों तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। सन 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई, सुनना है ना, सन 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। क्या होगा, अब कठपुतली नवाबों के साथ खराब अनुभव देखा तो क्लाइव साहब ने बोल दिया कि ऐसा है कि अब हम खुद ही बनेंगे नवाब। आखिरकार सन 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। आखिरकार सन 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। अब जो है कंपनी रहेगी, है ना। एक को क्या बोल दिया, कंपनी को सन 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवानी घोषित कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। कंपनी के पास क्या आ गया, अब पूरे बंगाल का विशाल राजस्व संसाधन पूरा मिल गया और वो उस पर नियंत्रण उनको मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या तो हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन वैसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से आए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और प्लासी के जंग के बाद क्या हुआ, ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं थी। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी और इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किले और दफ्तरों का निर्माण की लागत उठा सकती थी। 3-4 बातें मैंने एक साथ बोली। कंपनी इस कमाई से, कौन सी कमाई से, जो राजस्व बंगाल का था उस बंगाल के राजस्व से और अपनी खुद की कमाई से, मतलब कंपनी जो है कमा रही थी, उस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी वस्त्रों को खरीद सकती थी, फौजियों को सैलरी दे सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तर बनवा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। आप सुनो भैया, नवाब साहब की नवाबी। नवाब बनने का क्या मतलब था, इसका मतलब एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। क्या हो गया,
साहब को साहबगिरी आ गई है ना। कंपनी का हर कर्मचारी, अब अधिकारी कर्मचारी, अपने आप को बंगाल का नवाब समझने लगा। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसे दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। सन 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास यानी कि जो अब चेन्नई आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। और सन 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। कितनी थी? जब भैया साहब 18 साल की उम्र में आए, है ना, सन 1743 में जब इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। कब थी? रॉबर्ट क्लाइव सन 1743 में जब भारत आया, इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। और सन 1767 ना, सन 1767 में जब 2 बार गवर्नर बनने के बाद भारत से जब वापस पहुंचा, रवाना हुआ, तो उसकी दौलत कितनी थी? 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। क्या था? सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि भाई बंदा खुद ही का भ्रष्ट था, उसको खुद इतना पैसा यहाँ वहां से मिल रहा था। और कारण क्या था कि वहां के साहब लोग अपने आप को, अफसरों को खुद क्या है, बंगाल का नवाब समझने लगे थे। और वो कंपनी के अफसर जो है वो वहां के बंगाल के जो निजी एक्चुअल में जो नवाब थे उनसे तोहफे की मांग करते थे। निजी तोहफे के तौर पर जमीनें और बहुत सारा पैसा मांगते थे। कौन मांगते थे? जो बंगाल के एक्चुअल नवाब थे उनसे कंपनी के कर्मचारी, अधिकारी क्या करते थे? कंपनी के अफसर जो है वो उनसे पैसे मांगते थे, जमीन मांगते थे। और इस तरीके से उनके पास क्या है, समय के साथ बेहिसाब दौलत जमा हो गई। जब भाई ये रॉबर्ट क्लाइव आए सन 1743 में और जब गए सन 1767 में, तब यहाँ पर उनकी जो दौलत थी वो 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। और सबसे मेन दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर को अपने दूसरे कार्यकाल में कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम दिया गया। लेकिन सन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे और उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन सन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के साथ अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। मतलब कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह पैसा इकट्ठा, दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियां और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। इसमें बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे और उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम से जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्हें वहां आलीशान जीवन जिया। उन्होंने वहां पे क्या किया? अपने इंग्लैंड जाकर आलीशान जीवन जिया। और उन्हें वहां के लोग उन्हें वहां के लोग नवाब कहा करते थे। क्या कहते थे? नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियतों में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। साहब को साहब बनने के बाद मजाक कैसे उड़ा सकता है कोई? चलो आगे बढ़ते हैं। स्रोत क्लाइव खुद को कैसे देखते थे, सुनिए। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या ऐसा लिखा था, सुनिए। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया था। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी के युद्ध ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजाने के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूं।
कितनी बढ़िया बात तरीके से उसने लिखी है। उसका रॉबर्ट क्लाइव का अपने स्वयं के द्वारा लिखा हुआ ये वो था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम सन 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्य पर कब्जे की इस प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके से कंपनी के सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। क्या किया? किसी भी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बहुत अच्छी बात है। कभी भी ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि कभी भी अपनी तरफ से झगड़े का पहल कभी नहीं करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा हो सके तो उसको राजनीतिक, आर्थिक या कूटनीतिक मामले से निपटा लेना चाहिए, जो कंपनी करती थी। उसने सन 1757 से सन 1857 के बीच, मतलब इन 100 सालों में कंपनी ने अपना विस्तार तो किया। कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो वो महत्वपूर्ण जो बात सामने आई, उसमें अनजाने इलाके से कभी उन्होंने कोई मतलब सैनिक हमला नहीं किया। भारतीय रियासतों को अधिग्रहण करने के उनके जो तरीके थे वो राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों को इस्तेमाल करके उनने इसको यूज किया। सन 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनियों के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। कौन होते थे? 1767 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में क्या कर दिया? रेजिडेंट तैनात कर दिया, मतलब अपना एक आदमी लगा दिया। उसका काम था कि भारत का राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व होते थे। कौन होते थे? वो वहां के मार्केटर होते थे, जिनका काम क्या होता था? राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। इनका काम होता था राजनीतिक और व्यावसायिक बातों का कंपनी की तरफ से उन चीजों को प्रेजेंट करना, और किस जगह पे जितनी रियासतें थी उन जगह पे उनको लगा दिया गया था। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। और कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासतें इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, और उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। क्या मिलती थी? कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल सन 1758 से 1805 में थे, उस समय अवध का नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करना चूक गए थे। उनके पास पैसा नहीं था ऐसी बात नहीं है, वो पैसा देने में चूक गए थे, और इसी आधार पर हैदराबाद में भी कई इलाके छीन लिए गए थे, है ना। अब इसमें थोड़ा सा हम ऊपर देखें जो छूट गया है। क्लाइव ने खुद को किस तरीके से देखी गतिविधि। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी का एक युवा अफसर हैं और कुछ महीने के लिए भारत आए हैं। अब इंग्लैंड में रहने वाली अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखकर उन्हें अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी के बारे में बताएं, और उसकी तुलना ब्रिटेन में अपने पुराने जीवन से करें। बताओ यार तुम्हारे, चलो ये आप खुद ही सोचिए और उसको बताइए। अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सिराजुद्दौला टिली कैटल द्वारा बनाया गया ये चित्र है। देखो भैया, सिराजुद्दौला अपने बच्चों के साथ खड़े हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजाउद्दौला के ज्यादातर अधिकार छिन गए थे, और लेकिन जहां वे रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शान शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको बताते हैं अब रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था कि दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। कौन होता था? दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा, मतलब निषेधाज्ञा, है ना, मनचाही आज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं, जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीजें आराम से चलती रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है तब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाते हैं जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती थी। चलिए आगे जानते हैं टीपू सुल्तान, शेर ए मैसूर।
जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया, और दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण में यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली, जिनका शासनकाल सन 1761 से 1782 था, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, जिनका शासनकाल 1782 से 1799, जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासतों के नियंत्रण में था, और जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। सन 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। इसके बाद अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सुल्तान ने इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए, और उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। कितने बार मैसूर के राजाओं के साथ कितने बार अंग्रेजों की लड़ाई हुई? 4 बार। सन 1767 से 1769, उसके बाद सन 1780 से 1784, सन 1790 से 1792 और 1799। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। आगे बढ़ने से पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डैनियल आर्म द्वारा ये चित्रित किया गया है। ये टीपू सुल्तान के बेटों को किसके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं? ये बंधक बनाकर लॉर्ड कॉर्नवालिस के सामने। इसके बाद सुनो, कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन सन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया, और ब्रिटिश चित्रकार को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता था जिसमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती हो। नलायक। टीपू की कहानियां। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से ही बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। सन 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में यह कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया और उनकी बंदूक में मौके पर ही साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्हें शेर को मार गिराया और इसी के बाद से उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा, और उनकी राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। टीपू का खिलौना। देखो, ये टीपू का खिलौना है। यह टीपू के एक विशालकाय मशीन खिलौने की तस्वीर है जिसमें एक नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता है और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज निकलती है। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। आगे बढ़ते हैं। मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी। सन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। कब हुआ? सन 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के लिए सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेंसी यानी राजमंडल के सदस्य होते थे। किसके? ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत सदस्य होते थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय मुख्य होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस
फडणिस, महाजी सिंधिया और नाना फडणिस 18वीं सदी के आखिर में दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और पहला युद्ध सन 1782 में सालबाई सिंधी के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध सन 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया और इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जों में आ गए। अंततः सन 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा की पुणे से हटाकर कानपुर में के पास बैठूर में पेंशन पर भेज दिया गया और अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। सर्वोच्चता का दावा। इसका विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति चल रही थी। लॉर्ड हास्टिंग सन 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों के ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने और उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती थी, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में, एक छोटे से राज्य के कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। सन 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्हें बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर सन 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इन किताबों में आगे भी पढ़ते जाएंगे। सन 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस के प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पे भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे और उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और प्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया और उसके बाद पंजाब की भी बारी थी। यहां महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी और 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाई हुई और आखिरकार सन 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर सन 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। और इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने कई रियासतें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी कहाँ थे। सतारा सन 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854 अंग्रेजों ने हाथ में चली गई। आखिरकार सन 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और इस बार अंग्रेज ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। और अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया था उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। गतिविधि सुनिए। कल्पना कीजिए कि आप नवाब के भतीजे हैं। आपको बचपन से ही एक एहसास कराया गया है कि एक दिन आप राजगद्दी संभालोगे। अब आपको पता चलता है कि विलय नीति के कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने देंगे। आपको कैसा लगेगा? राजगद्दी पाने के लिए आप क्या करेंगे बताइएगा। फिर यहाँ पर आप देखिए महाराजा रणजीत सिंह का ये दरबार है। कितना बढ़िया दरबार है। यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं। ये कंपनी का ये जो चित्र है इसमें ABC, इसमें किस तरीके से कंपनियों ने क्या किया, भारत में फैलाव किया। देखियो भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ताएं इस नक्शे में भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शे के साथ रखकर देखें कि नक्शे में उन इलाकों की पहचान करें जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं थे, है ना।
अब सुनो नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स सन 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे। उन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था और उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसका सुधार खासतौर पर उल्लेखनीय थे। सन 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों का मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडितों उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थीं, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। ऊपर देखो, काजी एक न्यायाधीश, मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता था। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता था। ये काजी क्या होता था? एक न्यायाधीश होता था। मुफ्ती क्या होते थे? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता था। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाते थे। महाभियोग, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमर्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड संसद की ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, जिसे महाभियोग कहते हैं। देखो महाभियोग का एक रास्ता। वॉरेन हेस्टिंग पर मुकदमा R.G. पालार्ड द्वारा चित्रित है। ये सन 1789 का। जब वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। किसने? एडमंड बर्क ने वॉरेन हेस्टिंग पर 1785 में जब वो लौटा तो उस पर क्या कर दिया? बंगाल का सही ढंग से शासन न चलाने के चक्कर में आरोप जड़ दिया। और इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 7 साल तक चला। किस पर? वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करने, समरूपता लाने के लिए सन 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून के एक संकलन तैयार करने का काम सौंप दिया गया। N.B. हॉल्डेड ने इस संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद किया और सन 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुमकिन कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। किसकी? कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता है, जिससे जैसा कि नाम से भी पता चलता है कि उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगों की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था। इसमें पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया गया था। कंपनी की फौज है। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल थी और उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य का एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र से किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों की जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे और 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसमें भी यही तरीका अपनाया और अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना हुआ है, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीकी बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरतें कम होती गईं और इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के
सिपाही को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों की यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपना समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों में ने किस तरह देखा? सन 1857 के विद्रोह में हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है, और इसका विद्रोह के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। आइए निष्कर्ष पे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी इस व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक उपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकी के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। अब तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाली जहाज ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत में जैसे दूर देश से आने लगे थे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। सुनना फिर से, 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था, और देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का प्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। अन्यत्र में आप जानिए दक्षिण अफ्रीका के दास व्यापार। दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार, ये दास व्यापार क्या होता है सुनो। डच व्यापारी 17वीं शताब्दी के डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्दी दास व्यापार शुरू हो गया। यहाँ से डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांध कर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। सन 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व के दास की संख्या 36,774 थी। सन 1824 में केप आने वाली एक यात्री ने वहां होने वाले नीलामी को आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया। यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादकों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा। उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता बेना आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए और यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे। आइए कल्पना करते हैं, आप 18वीं सदी के आखिर या 19वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में रह रहे हैं। ब्रिटिश विजय की कहानियों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? याद रखिए कि आप वहां जाने वाले बहुत सारे अफसरों की बेहिसाब कमाई के बारे में जान चुके हैं। तो ये दोस्तों पूरी की पूरी कहानी जो हमने पढ़ी वो ये एक व्यापार से साम्राज्य तक की कहानी थी, जो कंपनी की सत्ता स्थापित होती है से लेके शुरू हुई थी उनके वर्चस्व को बताती हुई। ये ऐसी ही पूरी बातें जो इतिहास में हमको अपने इतिहास ने अपने अंदर छुपा कर रखी हैं, वो कहीं ना कहीं हमें एनसीईआरटी के माध्यम से आप तक और हम तक पहुंचने के लिए इस मार्ग को हमने शुरू किया है। ये मार्ग जो है हमारा बना रहे, इसके लिए हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप सभी लोगों से निवेदन है कि जरूरत पड़ने पर अगर हमें कोई आप बेहतर कमेंट करके सही रास्ता सुझा सकते हैं तो वह भी हमें बताएं। हम जल्द से जल्द और भी चीज़ों को निखारने और भी चीज़ों को लाकर आपके सामने प्रस्तुत करने का एक अच्छा सुनहरा अवसर लाने की कोशिश करेंगे। इसी बात के साथ हम जब अगले वीडियो में आते हैं, तब तक जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।